गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसको बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आप उनके साथ शेयर करें। बिकॉज मे बी आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो और ये वीडियो आगे आपके आगे मतलब आ गया और आपको लगे कि नहीं ये मेरे यूज़ का नहीं है, बट आपको पता नहीं होता। बाकी जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपको लगे कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं है बट वो चीज़ किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है, तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड कर दें, इसको शेयर कर दें। ओके यार, ऐसे भी तो हम यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हैं, तो कई बार हम फेक न्यूज़ या फेक वीडियो होती है, हम लोग उसको इतना फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, है ना। वो तो हम बिना सोचे समझे से फॉरवर्ड कर देते हैं। जब मुझे समझ नहीं आता, जब कोई काम की चीज़ होती है, जैसे किसी का भला हो सकता है, वो चीज़ हम फॉरवर्ड करने में, शेयर करने में, या ऐसे जो अच्छे जो चैनल होते हैं, उनको हम सब्सक्राइब करने में हम लोग इतना सोचते हैं, ठीक है? तो इ ऐसा नहीं सोचना है, आपको लगे मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बट ये किसी और के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जो इस वीडियो है इसको आप अपने जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आपको ये देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें क्या-क्या सिलेबस आता है वो हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन बच्चों, इसमें आज हम क्लास 6 का डिस्कस करेंगे। ओके, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि अपने इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत थोड़ा फोबिया होता है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हिंदी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश हिंदी भी डिफिकल्ट नहीं है, हम सबको बोलना आता है, बट लिखते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट वही होता है हिंदी, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा है, जैसे नॉर्थ में तो हिंदी चलती है। ठीक है, तो हम लोगों को हिंदी बोलने में तो मुश्किल नहीं लगती, बट जब लिखते हैं तो हिंदी में मुश्किल लगती है, क्योंकि हम डेली उसको लिखते नहीं है। तो इंग्लिश का भी ऐसे ही है। जो ये टॉपिक है ना, इसके टोटल 25 टॉपिक है। ठीक है, इनमें से 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का। तो जो ये समझो, ये 50 मार्क्स है ना, ये फ्री के मार्क्स हैं। ओके, तो और सिलेबस बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि आप मोस्टली आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको बस थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, और कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करने हैं, और रूल्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और 6th क्लास में तो इतना मुश्किल में आता भी नहीं है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं सारे इसके, मैंने 2022 का मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर लिया है इंग्लिश का। मैं सारा मैं सोल्व नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ पे ये जो आपका लेक्चर है उसको सोल्व करने का नहीं है। मेरा पर्पज है आपको जो सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनसे आपको अवेयर करवाना। ओके, फेमिलियर कराना। और जो ये टॉपिक है, जैसे एंटोनिम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो बस मेरा ये एम है इस वीडियो से। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, मे बी जब हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले आप जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देखें। आपके सिलेबस में जितने भी ये टॉपिक हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उनका प्रिंट आउट निकलवा के, या आप अपने मतलब पेन से आप लिख भी सकते हो, आपकी नोटबुक जो इंग्लिश की नोटबुक है उसके फ्रंट पेज पे आपके सिलेबस के टॉपिक। ओके, और आपको इस टॉपिक तो ध्यान होनी चाहिए कि ये टॉपिक है मेरे सिलेबस में, और इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना है, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे इन फ्यूचर में भी, ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जाम है, और आप भी छोटे से बच्चे हो। ठीक है, 6 क्लास में जो बच्चा जाने वाला है वो छोटा ही होता है। ठीक है, बहुत बड़े बच्चे नहीं हो जाते हो आप लोग। तो बस आगे आप जो भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, आप जेई का दोगे, ठीक है, नीट का दोगे, ठीक है, बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं उनके बारे में बताया है। तो आप सबसे पहले यही देखते हो, सबसे पहले आप आपका सिलेबस देखोगे। ओके, फिर आप PYQs देखोगे, PYQs,
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक हमेशा आया है इन 10 ईयर्स में, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है कि हर साल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सब आपको, ये सारी रिसर्च, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए। आज भी, मतलब अभी भी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी करना है, और आगे जो फ्यूचर में आप जब बड़ी क्लासेस के बाद आप दोगे तब भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, यही इस तरह से ही आपको रिसर्च करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला टॉपिक है आज हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ठीक है। तो ये 2022 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें वीडियो में डाला है इस लेक्चर में, तो हम देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज कैसे आता है और उस के बेस्ड पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन, ओके। उसके बाद हमारा है आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड इट्स टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ordering of words in sentences, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, adjective, interjection, idioms and phrases, collective noun, number, gender, adverbs, rhyming words, singular और plural, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है 25 टॉपिक, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ठीक है। ये मैं सॉल्व करने वाली नहीं हूँ अभी, पहले हम इंग्लिश का इसी चैनल पे पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे, देन वी विल सॉल्व, ठीक है। तो आपको अगर आपका मन कर रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जब ये वीडियो चैनल पे आ जाएगी तब। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। अब बस इसका हम टॉपिक देख सकते हैं, द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप पहले इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। देखो 1, 2 एंड 3, ये बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती, ये फुल मार्क्स होते हैं आपके, ओके। ये मैं सोल्व करने वाली अभी नहीं हूँ, हम ये बाद में, मैं एक अलग से सीरीज लेके आऊँगी जिसमें हम सारे सोल्व करेंगे। ग्रामर के मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में देखो, जैसे ये एडवाइस है और ये एडवाइस है। देखो मैंने एडवाइस, जो लास्ट का जो SE है उसकी साउंड कैसे आ रही है, उसकी साउंड जी की तरह आ रही है, ठीक है। एडवाइस है, उसकी साउंड कैसे आ रही है, S की तरह आ रही है, लेकिन है ये CE, है ना। तो देखो ये जो एडवाइस है ना, ये हमारी वर्ब की तरह काम करती है, ओके, और एडवाइस है वो हमारा नाउन की तरह काम करती है। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको ना एक पूरा सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, और उसमें कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड को आप फिल करो, और आपके पास ना 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके और डी करके। बट आपको जब डिफरेंस ही नहीं पता होगा, आपको लगेगा यार एडवाइस का मतलब एडवाइस भी सेम होती है और एडवाइस भी सेम होती नहीं। एडवाइस इज एक्ट एज ए वर्ब, और ये वर्ब क्रिया की तरह काम करता है, और एडवाइस है वो एक नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपको ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी चाहे वो लैंग्वेज हो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो मुश्किल ही लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंफ्यूजिंग वर्ड में, देखो ये मैंने डाला है ब्रीद। ब्रीद किसकी तरह, वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो नाउन की तरह काम करती है। देखो स्पेलिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस एक ई लगा है, इसी से देखो सारा गेम चेंज हो गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपके नोट्स में होंगे, और नहीं है तो मैं जरूर करवाऊंगी, ये भी सीरीज हम करेंगे, मतलब हम कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे। तो मेरा एम है कि जब भी आप सैनिक स्कूल के एग्जाम दो तो किसी भी बच्चे को कोचिंग पे पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब जिनके पास पैसा है खर्च करो, जिसके पास फैसिलिटी है, जिनके पास नहीं है, बहुत बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए है ये वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हमने देख लिया, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज था उसके बेसिस पे हमारे 3 क्वेश्चन थे, 1, 2 एंड 3। फोर्थ में देखो ये बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक दिया है इसको आपको फिल करना है विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड द 4। इसमें से जो मोस्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो सबसे ठीक कौन सा है। जैसे माई मदर एडवाइज्ड, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, है ना, देखो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। मी टू स्टे होम, आप स्टे फॉर होम, नो, स्टे ऑन होम, नो,
स्टे एट होम, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद, ये हमारे प्रेपोजिशन का था, और ये आपको ना जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आएगा, कि आप जैसे आप इसमें, मैं तो घर के अंदर रुको, मामा ने ऐसे बोला। और अब मैं आपको ना एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप जब भी इंग्लिश करो ना तो हिंदी और इंग्लिश को ना ट्रांसलेट करके मत सीखो। मतलब थोड़ा बहुत आप कुछ परसेंटेज तक आप ट्रांसलेशन का सहारा ले सकते हो, बट मैं तो वही बोलूँगी कि आप मत लो जो आप ट्रांसलेट करके हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं ना इंग्लिश, तो प्लीज़ डोंट टीच दैम दिस वे। बिकॉज इससे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन में हमारा गलत हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन में की वजह से प्रॉब्लम, जो प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन वाला मेथड है, मैं तो बोलूँगी कि आप अवॉइड ही करो, क्योंकि आपका बच्चा अभी 6th क्लास में जा रहा है ना, उसको डायरेक्ट मेथड से आप थोड़ा सीखने दो, डायरेक्ट मेथड से। ओके, तो देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल हमें पता है हमारा एन होता है, ए होता है और दी होता है, ठीक है। तो हमें पता है एन कब आता है, जब हमारा स्वर जो साउंड आते हैं ना, अ आ ई उ, है ना, ये वाली साउंड आती है तो हम एन यूज करते हैं, ठीक है। जब ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आती हैं तब हम ए यूज करते हैं, और जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो हम दा यूज करते हैं। ओके, तो देखो मैं ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही, हमें टॉपिक पता है, और बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल, जैसे आपके सिलेबस में आर्टिकल है, तो आर्टिकल पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यही फॉर्मेट आता है, ठीक है। राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। एक्सीलेंट, देखो तो इसमें आपके स्वर की साउंड आ रही है ना, तो एन आएगा, इसमें ए भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। देखो इसको मैं ना आपको सोल्व करने का तरीका बताती हूँ, इसके आंसर की मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो चलो मैं, लेकिन फिर भी मैं इसका एक तरीका बताती हूँ आपको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इसमें देखो ये जो इतने, इसके पास हमारे ई एफ तक है, मतलब टोटल 6 हमारे पास इसमें वर्ड से दिए हैं, ठीक है। और ये देखो इन 6, ये देखो ए बी सी डी ई एफ, और इसको देखो इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड निकालें। एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से देखो मैं बताती हूँ आपको। तो आप देखो कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना, तो देखो, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी, उसके बाद क्या है वर्ब, देखो इसमें ग्रीटेड भी वर्ब लग रहा है और वेव्ड भी वर्ब लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आप शी, देखो शी क्या है, बी ऑप्शन, बी जहां पे नहीं है उनको आप कट कर लो, एलिमिनेट हो गए 2 ऑप्शन आपके पास बचा ऑप्शन 1 एंड 4। उसके बाद आप देखो शी ग्रीटेड एंड, ये देखो ये जा रहा है शी ग्रीटेड एंड, देखो बी शी ग्रीटेड से, ये ऐसा नहीं आएगा, देखो ये तो हमने कट हो गया, ये देखो ये ऐसा आएगा शी वेव्ड एंड, ये कंजक्शन ग्रीटेड cheerfully us एंड, ठीक, देखो अब ये वाला सेंटेंस आ रहा है she waved, ओके, एंड देखो she waved and greeted us cheerfully, तो cheerfully देखो लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करके और इस तरह से आपको पता करना है, ठीक है। एलिमिनेशन से देखो आपकी ये दो जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए, फिर वो ज़्यादा इजी हो जाता है अरेंज करना सेंटेंसेस को, ठीक है। देखो ये देखो एक और ये आ गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। स्नोफॉल, हैवी, एवरीथिंग, कवर्ड, ठीक है। ये आप देख के भी पता चल जाता है ना कि आप हैवी स्नोफॉल, आप एक पर्टिकुलर स्नोफॉल की बात कर रहे हो ना, द हैवी स्नोफॉल, तो आप देखो सी स्टार्टिंग में कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इन दो में है, तो हम अब इन दोनों से डील करेंगे, ओके। तो अब देखो सी द हैवी के लिए बी आना चाहिए, ठीक है, स्नोफॉल, ठीक है, कवर्ड, ठीक है, फिर एवरीथिंग, तो हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरह से सोल्व करना है और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये बस मैं बताना चाहती हूँ इस वाले लेक्चर से। चूज द करेक्ट नाउन, देखो अब नाउन टॉपिक है, नाउन
सबसे पहले मैं नाउन पे ही वीडियो बनाने वाली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। तो देखो, और नाउन में भी कलेक्टिव नाउन आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो कलेक्टिव नाउन के जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउन है, आप उनको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैथ्स है जिसमें कुछ चीज़ें समझ के काम चल जाता है, बट जो लैंग्वेज है उसमें कुछ रूल्स और वो सब हमें याद करना ही पड़ता है। लेकिन आप बार बार अगर सेम वर्ड को देखोगे तो आप वो बिल्कुल बहुत जल्दी से याद हो जाता है, और कभी आप भूलते भी नहीं हो उस वाले वर्ड को, ठीक है। तो अब देखो, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, कलेक्टिव का, है ना। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटलफील्ड, ठीक है। तो अब ये नहीं होता ट्रूप, ये भी नहीं ट्रूप, इनका ये होगा अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटलफील्ड, ठीक है। अब जो सोल्जर्स रिलेटेड और भी कलेक्टिव नाउन है उसकी भी मैंने देखो लिस्ट बनाई। जैसे अब जब सोल्जर्स का कलेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रूप, ठीक है। जब ये एक ग्रुप है, ठीक है, ट्रूप्स मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हों, ठीक है। ट्रूप्स हो गया, कंपनी हो गया, रेजिमेंट हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, ब्रिगेड हो गया, ओके, आर्मी हो गया। ये सब वर्ड्स हैं जो सोल्जर्स के लिए यूज होते हैं कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब देखो, सोल्जर सब्जेक्ट है हमें, आर्मी, देखो प्लेटून, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ प्लेटून ऑफ सोल्जर्स, अ ब्रिगेड ऑफ सोल्जर्स, और ट्रूप ऑफ सोल्जर, देखो ये आया हुआ है आपकी, ठीक है। अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स, अ डिवीजन ऑफ सोल्जर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स, ये सब हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में। डिवीजन ये तो हम न्यूज़ में नहीं सुनते, बट ये कंपनी वाले भी बहुत कॉमन है। ब्रिगेड का भी हम सुनते हैं, प्लाटून का भी हम सुनते हैं, आर्मी ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो ये तो आएगा भी नहीं इतना कॉमन, ठीक। अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स, अ मस्टर ऑफ सोल्जर्स, अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स, अ पोस्ट ऑफ सोल्जर्स, अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स, अ ड्राफ्ट ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हो, सोल्जर्स से रिलेटेड जितने भी कलेक्टिव नाउन है आप उनको याद करो। और भी मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन है उनका लिस्ट इसमें डाला है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कलेक्टिव नाउन का आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, काइंड्स ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है, जो आप इंपॉर्टेंट वाले आप याद कर सकते हो। देखो, अ बैंड ऑफ रोबर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की जो टोली होती है उसको बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो लड़कियों, जो सुंदर लड़कियां होते हैं उनके टोली को क्या बोलते हैं? अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। अ बैंड ऑफ रॉबर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, है ना। नहीं पता कौन सा बैंड आया था, कॉलेज में परफॉर्म किया था, स्कूल में परफॉर्म किया था, है ना। अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ क्रेवन ऑफ जिप्सीज, अ कोयर ऑफ सिंगर्स, ये तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है। क्लास ऑफ प्यूपिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे है, मतलब आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। और लाइन ऑफ किंग्स और रूलर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ मोब ऑफ राइटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ डांसर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो ये आप याद करो, ठीक है। तो इंग्लिश आपको वैसे ही इजी हो जाएगा आपका, और एक टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। देखो, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ये प्रोनाउन पे क्वेश्चन आता है। तो प्रोनाउन पे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखो, इज शी द गर्ल वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो आप रख के देखो, दैट वॉन द, नो, whom, no, which, no, who won the first prize, okay। अब देखो, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब इसमें से देखो, यू पेड द बिल, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और ये आएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखो कौन सा क्वेश्चन टैग सही जा रहा है। हम्म आप इसका, मुझे तो पता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि इसका क्या क्वेश्चन तो टैग आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस का टाइप करना है। देखो, मोहन गेव मी और 10 रुपी नोट, मोहन ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया। तो ये आपको बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मोहन ने मुझे 10 रुपीज का नोट दिया। तो डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो प्लेस करती है इंटेरोगेशन, तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ ब्यूटी, वो सब आपका जो भी है, सोरो, आपका जॉय, वो आप जब एक्सप्रेस करते हो तब, ठीक है। तो इसका आंसर तो डिक्लेरेटिव है, क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब। अब देखो, वर्ब हमें पता होना चाहिए, उसके लिए आप ये तो देखो टेंस से भी रिलेटेड है। देखो, इसमें लास्ट नाइट आ गया, ठीक है, तो प्रेजेंट तो इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक दिन पुरानी बात हो गई, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, ठीक है।
वॉज होना चाहिए, ड्रिपिंग और कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो यहाँ का ये ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखो ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब ये APPOINT देखो ये गलत है, इसमें डबल टी नहीं होगा। ये देखो अपॉइंट APP आना चाहिए, APP आना चाहिए, इसमें APP है नहीं। APPOINT MAN तो होता नहीं, MENT होता है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो लेकिन आप पता है ऐसे स्पेलिंग देखते हो तो आप ये क्या करना कि साइड में अपना स्पेलिंग लिख के देख लेना। ठीक है, अपॉइंटमेंट ये तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वही मैंने इसके नोट्स बनाए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो उसमें वही बताना ना कि मोहन ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया ना, वो इन्फॉर्मेशन ही तो बता रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट और कमांड, जैसे कि बी क्वाइट, है ना, कि चुप हो जाओ। एक्सक्लेमेटरी में वही इमोशंस, आपके दुख भरे इमोशन भी हो सकते हैं, खुशी के इमोशन भी हो सकते हैं, इमोशन तो कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, एन एग्जाम्पल ऑफ ये रहा, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, इंटेरोगेटिव में मैंने बता दिया, पुलिस क्या करती है, इंटेरोगेशन, आर यू फाइन, व्हाट वर यू डूइंग देयर, है ना। अब देखो 15 का देखो, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। अ कॉबलर इज अ पर्सन हु, कॉबलर क्या करता है, रिपेयर टैप नहीं, मेंस क्लोथ, क्लोथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्ब से भी कोई लेना देना नहीं, ये हमारे फुटवियर को रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा और हमें पता भी है, ये बहुत तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट ऑफ अर्लियर। ये मुझे पता है बट मैं चाहती हूँ कि आप ये कमेंट बॉक्स में इसमें इसका आंसर टाइप करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। ठीक है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब सिनोनिम पे ही समझ लो एक क्वेश्चन। देयर वाज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। मोमेंटस, इनसिग्निफिकेंट नहीं, सडन नहीं, अब्रप्ट नहीं, इसका आंसर होगा इंपॉर्टेंट मोमेंट था क्रिकेट मैच में। ठीक है, तो देखो ये मैंने डाला भी है डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट। ऑफ ग्रेट, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, ऐसा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज, तो इसके सिमिलर देखो, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिकल, हेडलाइन, फेटफुल, क्रिटिकल, क्रूशल, वाइटल, डिसिसिव, कि उससे क्रिकेट का मैच चेंज हो जाएगा। पिवोटल, सीरियस, ग्रेव, वेटी, कॉन्सिक्वेंशियल, बिग। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो एक बार। तो 18th क्वेश्चन को हम देखते हैं, चूज अ करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अभी हमें देखना है कि एडजेक्टिव पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। यस्टरडे वाज द डे ऑफ आवर ट्रिप। ठीक है, अब देखो द है तो मतलब यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, है ना। मोस्ट वर्स्ट, yesterday was the most worst day of our trip। yesterday was the वर्सर नहीं क्योंकि द है, मोर वर्स ये भी नहीं आएगा। ठीक है, वर्स्ट आना चाहिए। ओके, और आपको क्या लगता है कि ये ऑप्शन 1 आएगा या 3 आएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट 19 का हम देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइजेंटिक। जाइजेंटिक ये तो मेरी बेटी की बुक, स्टोरी बुक में भी है। तो जाइजेंटिक मीन्स समथिंग वेरी बिग, तो वेरी स्मॉल नो, आपको चुनना है क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, जो इसके आसपास मीनिंग हो, मतलब समझ लो सिनोनिम समझ लो, वेरी गुड नो, वेरी बैड नो, वेरी बिग। ओके, चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, ऑपोजिट करना है ना हमें, उल्टा, पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़। अन नहीं होता है, डेलीट्रेट नहीं होता, मिसलिटरेट नहीं, ये होता है इलिटरेट। ओके, ILLITERATE। चूज द इनकरेक्ट पेयर। आप देखो ये वही नाउन से रिलेटेड है, आप जब सिंगुलर और प्लूरल बनाते हो ना, और मस्कुलिन फेमिनिन नाउन, तो उसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, आप जब जेंडर चेंज करते हो, नाइफ नाइव्स। ठीक है, वुमेन का ठीक है प्लूरल ये बना दिया। और देखो माउस का माउसेज नहीं होता, MIC होता है। ठीक है, तो ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर एज दे से, birds of a feather together, group together no, cliche together no, wing together no। इसके लिए appropriate होता है ये, और ये हम collective noun में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है इस टॉपिक, मतलब जो भी इतने आपके इतने सारे टॉपिक हैं उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपकी ईडियम, आपकी
ईडियम पे से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन ईडियम से रिलेटेड भी हो सकता है, बट और ये फ्लॉक ऑफ जो ये बर्ड्स है, ये कलेक्टिव नाउन में भी ये वर्ड आता है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपको अभी एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। द डॉक्टर विल सी यू लेटर, ओके। तो अब इसमें एडवर्ब क्या है, द डॉक्टर ये तो सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्प वर्ब हो गया, ये हमारी जो मेन वर्ब हो गई, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर यही हमारी एडवर्ब है, ठीक है। तो देखो लेटर यही आएगा एडवर्ब, ठीक है। सीइंग द वुंडेड बर्ड शी कॉल्ड हर मदर, तो इसमें ये आना चाहिए। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक की देखो वर्ब के ऊपर था ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको वर्ब टेंसेस, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, फिल इन द ब्लैंक पे द करेक्ट कंजक्शन। देखो अब कंजक्शन पे अब क्वेश्चन आया, मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज ए लाइसेंस, ठीक है। इफ यदि उसके पास लाइसेंस तो ड्राइव नहीं कर सकता, नो, अनलेस, ऑल्दो, येट। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आप मुझे बताएं कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपके जो जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, मेरा एम वही था कि क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं आपके टॉपिक से, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, ठीक है। अब मैं तो बड़ी हूँ तो मुझे तो पता है डिफ़िकल्टी लेवल, पर बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। तो आपको इसको कैसे ओवरकम करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी आपको वर्क जो बुक आती है ना, ठीक है, आप ऑनलाइन अमेजन से भी खरीद सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू अपनी क्लास, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। PYQs तो करने ही हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा भी वर्क बुक है वो भी आपको परचेज करनी है, और वो सब आपको करना है। मैं ये जो वर्क बुक कौन सी लेनी है, ठीक है, और कहाँ से मिलेगी, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लगे आपके काम का नहीं है तो आपके किसी फैमिली या आपके फ्रेंड के काम का हो सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें, है ना। वैसे भी तो हम इतनी सारी चीज़ें आलतू फालतू शेयर करते बिना सोचे समझे। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। मोटिवेशन आपको पता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये वही एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है तभी मैं इतना अपना टाइम, मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, किसी के कुछ काम आ जाएंगी, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी रिक्वेस्ट करो कि वो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक करना तो ज़रूर बनता है, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं अच्छी से वीडियो लेके आऊँ और लेक्चर्स की मैं क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसलिए अच्छे से समझ आया हो। तो हैप्पी रीडिंग।